अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिस्टिक फिब्रोसिस के बारे में फ्रॉम पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सिस्टिक फिब्रोसिस, जिसको हम कभी कभी म्यूकोविसिडोसिस भी बोलते हैं, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। म्यूकोविसिडोसिस क्यों बोलते हैं? बिकॉज सिस्टिक फिब्रोसिस में म्यूकस की थिक फॉर्मेशन होती है, इसीलिए हम इसको कभी कभी म्यूकोविसिडोसिस भी बोलते हैं, जो कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों? क्योंकि जो डिसऑर्डर जीन्स में एबनॉर्मलिटी या फिर उनमें म्यूटेशन की वजह से होता है, उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। अब इसमें किस तरह से अकर होती है ये कंडीशन? जो जीन CFTR होती है उसमें म्यूटेशन अकर होती है। उस म्यूटेशन की वजह से एक प्रोटीन जो बनती है वो नहीं बन पाती, या फिर वो एबनॉर्मल स्ट्रक्चर में बन जाती है, जिसकी वजह से ये कंडीशन अकर होती है। CFTR जिसका मतलब है सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन, ये प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाती है। वो प्रोटीन क्लोराइड आयन के चैनल की फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जब ये प्रोटीन हमारे पास एबनॉर्मल स्ट्रक्चर में होगी, तो उसके रिजल्ट में जो क्लोराइड आयन के चैनल है, जिस चैनल से क्लोराइड आयन की ट्रांसपोर्ट होती है सेल मेम्ब्रेन से इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, वो अब उनका जो स्ट्रक्चर है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लोराइड आयन की मूवमेंट नहीं हो पाएगी और कंडीशन अकर होगी, जिसको हम सिस्टिक फिब्रोसिस बोलते हैं। सो सिस्टिक फिब्रोसिस का जो मेन कंसिक्वेंस है वो ये है कि सिस्टिक फिब्रोसिस होने के बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में एबनॉर्मली थिक सीक्रेशंस होती हैं, जिसको हम टेनिशियस म्यूकस भी बोलते हैं। अब ये क्यों बनते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में, और सिस्टिक फिब्रोसिस एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को ही क्यों अफेक्ट करती हैं, ये आगे हम डिस्कस करते हैं। ओके, सो पहले हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल CFTR का फंक्शन, क्योंकि जो मेन मुद्दा है CFTR यानी सिस्टिक फिब्रोसिस का, वो इस जीन में म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। जब इस जीन में म्यूटेशन होगी, उसके रिजल्ट में सिस्टिक फिब्रोसिस होगी। पहले हम देखते हैं कि जो ये जीन CFTR है, इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है, उसके बाद हम इसकी पैथोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सो CFTR जिसका मतलब है सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांस मेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर, ये एक जीन है जो कि प्रोवाइड करती है इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग अ प्रोटीन चैनल। ठीक है, हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, वो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, और उसमें जो चैनल्स होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं और कुछ लिपिड्स के भी होते हैं। लेकिन ये जो चैनल है ये प्रोटीन का चैनल है, और इस चैनल के लिए हमारे पास जीन होती है, जिसको हम CFTR जीन बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली ये CFTR जीन क्या प्रोड्यूस करवाती है? प्रोटीन चैनल प्रोड्यूस करती है। अब ये चैनल किसके लिए काम आते हैं? ये चैनल हेल्प करते हैं क्लोराइड आयन को कि वो इन और आउट ऑफ द सेल इजीली मूव कर सके। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड, यानी बाहर कितनी नीड है क्लोराइड की, तो वो बाहर जाएगा, अंदर ज़्यादा है तो अंदर क्लोरीन जाएगा। इस तरह से उसकी जो मूवमेंट अगर होती है वो इस चैनल से थ्रू होती है। तीसरी बात, क्लोरीन आयन, क्लोराइड आयन जो है वो किस काम के हैं हमारे? उसके अंदर या बाहर ना जाने की वजह से सिस्टिक फिब्रोसिस क्यों हो रही है? क्योंकि जो क्लोराइड आयन है वो अमाउंट ऑफ वाटर सिक्रेशन इन म्यूकस एंड स्वेट में रेगुलेट करता है, यानी कितना अमाउंट ऑफ वाटर म्यूकस में जाना चाहिए और स्वेट में जाना चाहिए, इन सब को रेगुलेट कौन करता है? क्लोराइड आयन रेगुलेट करता है। अब देखते हैं इसकी पैथोलॉजी। अगर इस CFTR जीन में म्यूटेशन हो गई है तो उसके रिजल्ट में क्या हो सकता है? सो CFTR जीन में म्यूटेशन होने की वजह से जो वो जीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उसके अलावा जो प्रोटीन चैनल का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि अगर ये नॉर्मल होगी तो चैनल भी नॉर्मल होगा और वो ओपन होगा, लेकिन इस कंडीशन में जो प्रोटीन का चैनल है उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, बिकॉज CFTR जीन में म्यूटेशन हो गई है। अब सेल जो चैनल है वो उसमें डिस्टर्बेंस हो गई, तो उसके रिजल्ट में क्या है? जो क्लोराइड आयन की मूवमेंट है वो इनसाइड एंड आउटसाइड प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। अब जब क्लोराइड आयन की मूवमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाएगी तो उसके बाद क्या होगा? विदाउट इनफ क्लोराइड आयन वाटर कांट इंटर द सीक्रेशन। अब हमारे पास क्लोराइड आयन की इतनी जो अवेलेबिलिटी है वो नहीं है। तो हमें पता है जब क्लोराइड आयन कम होते हैं तो उसके रिजल्ट में जो वाटर है वो सीक्रेशन में एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है? वहाँ पर क्लोरीन का अमाउंट नहीं है। ओके, सो इसके रिजल्ट में क्या है? जो सीक्रेशंस हैं वो थिक हो जाएगी, स्टिकी हो जाएगी, और उनको क्लियर करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। आपने क्या किया है? आपके पास 5 ml, सॉरी 5 नहीं,
500 ml करते हैं, ठीक है। 500 ml आपके पास वाटर है और उसमें आप क्या कर रहे हैं, उसमें आप 500 ml 500 mg आप उसमें शुगर डाल रहे हैं। जब आप उसको मिक्स करेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा, ओके। लेकिन आप उस 500 ml में अगर ज़्यादा शुगर ऐड कर रहे हैं, फॉर सपोज़ आप उसमें 1000 मिलीग्राम उसमें आप ऐड कर रहे हैं शुगर का, तो अब उसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि इतना वाटर नहीं है। तो इसी तरह से सेम ही म्यूकस में अगर वाटर नहीं होगा तो वो म्यूकस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। अब थिक हो जाएगा तो हम उसको ईजिली बॉडी से बाहर रिमूव नहीं कर पाएंगे। जैसे शुगर थोड़े पानी में बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है, इसी तरह से म्यूकस में भी अगर वाटर की सिक्रेशन नहीं होगी तो म्यूकस ज़्यादा थिक हो जाएगा और जो डक्ट्स होती हैं ग्लैंड्स की, उनको ये क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब है उनका जो रास्ता है वो ब्लॉक करेगा। अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में ही क्यों, क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी में 2 टाइप्स की ग्लैंड होती हैं, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब एंडोक्राइन ग्लैंड तो अपने हार्मोन्स को बनाकर ब्लड में छोड़ देती है, उसको किसी भी डक्ट की नीड नहीं होती, ठीक है। वो उनको डक्ट की नहीं नीड होती और इसीलिए हम उनको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। लेकिन एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो उनको डक्ट की नीड होती है, वो ब्लड में ऐसे ही अपनी जो सीक्रेशन से उसको नहीं छोड़ सकती, तो उनके लिए प्रॉपर डक्ट होती हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, जो उनकी सीक्रेशन है वो थिक हो गई है, तो थिक होने की वजह से उनकी जो डक्ट होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से फर्दर कंसिक्वेंसेस होते हैं, जिसको हम CFT सिस्टिक फिब्रोसिस कंसिक्वेंसेस बोलते हैं। तो आई होप कि आपको सिस्टिक फिब्रोसिस की यहाँ तक पैथोलॉजी क्लियर हो गई होगी। अब आगे देखते हैं तो इससे आगे क्या होगा। ओके, सो ये आप डायग्राम देखें, एक है हमारे पास नॉर्मल एयरवे का क्रॉस सेक्शन और दूसरा है सिस्टिक फिब्रोसिस का क्रॉस सेक्शन। अब नॉर्मल एयरवे में अगर आप देखें तो उसकी सेल मेम्ब्रेन का हमने क्या है, क्रॉस सेक्शन लिया है। सेल मेम्ब्रेन में एक चैनल है जिसको हम प्रोटीन चैनल बोल रहे थे, जो कि क्लोराइड आयंस की मूवमेंट के लिए था, ओके। नॉर्मली ये चैनल ओपन है, जिसकी वजह से क्लोराइड आयन की मूवमेंट इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल प्रॉपरली हो रही है। और उसके अलावा ऊपर आप देखें तो ऊपर जो एयरवे की वॉल है उसमें म्यूकस की लेयर बहुत थिन है। दूसरी तरफ देखें, जो सिस्टिक फिब्रोसिस का एयरवे का सेक्शन है उसमें सिस्टिक फिब्रोसिस में क्या है, जो चैनल है वो म्यूटेटेंट है और उसके अलावा यहाँ पर जो चैनल है वो क्लोज्ड है। जब ये चैनल क्लोज हो जाएगा तो क्लोरीन की मूवमेंट नहीं हो पाएगी और बाहर आप देख सकते हैं म्यूकस की थिक फॉर्मेशन हो गई है। और ऊपर क्रॉस सेक्शन में देखें एयरवे का, तो उसमें भी थिक लेयर ऑफ म्यूकस बन गई है, जिसकी वजह से उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्शन के बाद उसको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, ओके। लाइक दिस, यहाँ पर सिस्टिक फिब्रोसिस एक है हमारे पास हेल्दी लंग और दूसरा है सिस्टिक फिब्रोसिस वाला। तो जो नॉर्मल है उसमें हम देख रहे हैं कि जो ल्यूमिन है वो ज़्यादा इंक्रीज है एज़ कम्पेयर टू सिस्टिक फिब्रोसिस। सिस्टिक फिब्रोसिस में एक तो म्यूकस की जो सिक्रेशन है वो इंक्रीज हो गई है और उसके अलावा वहाँ पर जो मसल है उसमें इन्फ्लामेशन हो गई है, जिसकी वजह से उसका जो अंदर वाला ल्यूमिन है वो डिक्रीज़ हो गया है। अब जैसे ये डिक्रीज़ हो जाएगा तो एयर की एंट्री भी डिक्रीज़ हो जाएगी। एयर की एंट्री डिक्रीज़ होगी तो उसको सांस लेने में डिफ़िकल्टी होगी इन द कंडीशन सिस्टिक फिब्रोसिस। तो इस तरह से ये कंडीशन फर्दर जो सिस्टिक फिब्रोसिस है उसके पैथोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस होते हैं, ओके। तो सिस्टिक फिब्रोसिस की अगर हम देखें तो ये किस तरह से अगर होती है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल का मतलब है हमारे पास टोटल 26 क्रोमोसोम होते हैं और बात करें पेयर्स की तो हमारे पास 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर में जो 22 पेयर होते हैं वो उनको हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम बोलते हैं और जो लास्ट है वो सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। जो 22 क्रोमोसोम है ऑटोसोमल, अगर उन क्रोमोसोम्स में डिफेक्ट आ जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। अब यहाँ पर ये कंडीशन कब अकर होगी, जब उसका फादर वो भी कैरियर होगा और उसकी मदर वो भी कैरियर होगी, तो जो रिजल्ट में उनका बेबी फॉर्म होगा वो सिस्टिक फिब्रोसिस का होगा। यानी इनके फादर और मदर दोनों नॉर्मल है लेकिन वो कैरियर है। कैरियर का मतलब है उनके पास एक जीन नॉर्मल है और दूसरी जीन एबनॉर्मल है, जिसमें जो कि कैरियर है किसकी, सिस्टिक फिब्रोसिस की।
तो जब ये दोनों कैरियर जीन एक साथ मिल जाएगी तो एक कंडीशन अकर होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस। अब बात हो रही है रिसेसिव की। रिसेसिव का मतलब है एक हमारे पास होती है डोमिनेंट जीन और दूसरी होती है रिसेसिव जीन। ये कंडीशन तब अगर होगी जब फादर और मदर दोनों साइड से रिसेसिव जीन होगी और वो रिसेसिव जीन में म्यूटेशन हुई होगी, तब ये कंडीशन अगर होगी। इसीलिए हम इसको ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं एटियोलॉजी की। तो एटियोलॉजी में अगर हम देखें तो एटियोलॉजी में सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टेंस रेगुलेटर जीन में म्यूटेशन अकर होती है, और उसके अलावा ये म्यूटेशन कौन से क्रोमोजोम पर होती है, ये जो जीन होती है ये क्रोमोजोम नंबर 7 पर लोकेट होती है, और इस क्रोमोजोम के ऊपर म्यूटेशन अकर होती है, एंड द डिजीज इज ट्रांसमिटेड एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। सो उसके बाद अगर बात करें तो ये मच मोर कॉमन होती है वाइट्स जो पीपल होते हैं मोस्टली नॉर्थर्न यूरोप, और उसके अलावा बहुत सारे एसिम्टोमेटिक कैरियर होते हैं फ्रॉम अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, कैरियर का मतलब है उनमें डिजीज़ नहीं है लेकिन वो कैरी कर रहे हैं, वो उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं अपनी जनरेशन में, इसको हम बोलते हैं कैरियर। व्हेन अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ सिस्टिक फिब्रोसिस वारंट टेस्टिंग, उसके रिजल्ट में हम उस डिफेक्ट को डायग्नोज कर सकते हैं पेरेंटली, और उसके अलावा कैरियर्स को भी डायग्नोज कर सकते हैं विद देयर रिलायबल रिजल्ट। अब दूसरी बात करते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस क्या है, ये एक जेनेटिक है। ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से नहीं हो सकती, लेकिन जब सिस्टिक फिब्रोसिस हो जाती है तो उसके बाद कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आकर बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं, और उसमें मोस्ट कॉमनली जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रो, वो सीडोमोनास एरोगिनोसा और और ये आ जाते हैं, जो कि दोनों बैक्टीरिया हैं, और ये दोनों बैक्टीरिया सिस्टिक फिब्रोसिस वाले पेशेंट में बाद में एंटर होकर उसमें इन्फेक्शन काज करते हैं। ओके, देन हम डिस्कस करते हैं इसकी पैथोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस। पैथोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस का मतलब है सिस्टिक फिब्रोसिस होने के बाद हमारी बॉडी में कौन सी पैथोलॉजिकल चेंजेस आती है। सिस्टिक फिब्रोसिस तो हो गई, हमें पता चल गया कि उसमें क्लोरीन आयंस के चैनल में डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से वो सही से उसकी जो एंट्री और एग्जिट है वो नहीं हो पा रही। तो फर्दर क्या हो रहा है, सबसे पहले जो इसका इफेक्ट होता है सिस्टिक फिब्रोसिस का, वो हमें लंग्स में देखने को मिलता है और पेनक्रियाज में ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है, जहाँ पर जो स्टिकी म्यूकस है वो उनके पैसेजेस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। लंग्स में जो एयरवे होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, यानी वो ब्लॉक हो जाते हैं, और पेनक्रियाज में जो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसमें जो पेनक्रियाज की सीक्रेशन हैं वो बाहर नहीं जा पाती और वापस पेनक्रियास में बैक होकर पेनक्रिया को ही डैमेज करती है। उसके अलावा कुछ अदर टिश्यू है लेकिन वो लेस फ्रीक्वेंटली अफेक्ट होते हैं। सो यूजुअली सेवरल एरियाज इन द बॉडी आर अफेक्टेड इन एन इंडिविजुअल, और उसके अलावा इसकी जो सिवियरिटी है वो डिपेंड करती है अमंग द इंडिविजुअल्स। उसके अलावा लंग्स की अगर हम बात करें तो द म्यूकस ऑब्स्ट्रक्ट एयर फ्लो इन ब्रोंकियोल्स एंड स्मॉल ब्रोंकाई। जो ब्रोंकियोल्स और स्मॉल ब्रोंकाई है वो म्यूकस की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं। जब वो ब्लॉक हो जाते हैं तो उसकी वजह से अंदर एयर टैप हो जाती है, तो एयर टैपिंग या फिर एटेलेक्टेसिस कंडीशन काज होती है। एटेलेक्टेसिस में क्या होता है, जो ब्रोंकियोल्स होते हैं या फिर एल्विलाई होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं। कोलैप्स क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, यानी एयर की एंट्री सही से नहीं हो पा रही, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर नहीं जा पा रहा, तो इसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाते हैं, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं एटेलेक्टेसिस विथ परमानेंट डैमेज टू द ब्रोंकियल वॉल। परमानेंट डैमेज क्यों हो रही है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जा रही, तो वहाँ पर नेक्रोसिस हो रही है और वो परमानेंटली डैमेज हो रहे हैं। ओके, देन है बिकॉज स्टेगनेंट म्यूकस इज एन एक्सीलेंट मीडियम। अब हमें ये पता है, अगर यहाँ पर मैं सिंपल आपको एग्जांपल दूँ तो एक रनिंग वाटर होता है और एक होता है स्टेगनेंट वाटर। जो रनिंग वाटर होता है वो हम कहते हैं कि वो अच्छा वाटर है, और जो स्टेगनेंट वाटर होता है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारा कचरा वगैरह होता है, वो एक ही जगह पर पड़ा होता है, और बहुत सारे उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो हम क्या कहते हैं, जो स्टेगनेंट वाटर है वो ठीक नहीं है एज कम्पेयर टू जो रनिंग वाटर है। तो यहाँ पर भी सेम ही कंसेप्ट है, जो स्टेगनेंट म्यूकस है वो अच्छी बात नहीं है। अगर वो स्टेगनेंट म्यूकस ज़्यादा अरसे तक बॉडी में रहेगा तो इसको हम
ये कह सकते हैं कि ये एक एक्सीलेंट मीडियम है बैक्टीरियल ग्रोथ के। ऐसा समझ लें कि बैक्टीरियाज जो है उनके मज़े हो गए, क्योंकि ये उनके लिए बेस्ट मीडियम है उनको, उनकी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ अगर होगी और जो फर्दर इन्फेक्शन काज करेगी, इन्फेक्शन के बाद इसमें फर्दर प्रोग्रेसिव डिस्ट्रक्शन अगर होगी लंग्स के टिश्यू में, क्योंकि बैक्टीरिया आकर वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं और इन्फेक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम है जो कि सिस्टिक फिब्रोसिस वाले पेशेंट के लंग का लिया हुआ है। तो इस लंग में आप देख सकते हैं कि कितना इन्फेक्टेड है, जिसमें ब्रोंकोनिमोनिया है विथ पस फ्रॉम डायलेटेड ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो इस तरह का डायग्राम सिस्टिक फिब्रोसिस वाले पेशेंट की लंग की पिक्चर मिलेगी हमें। देन फर्दर कंसिक्वेंसेस में अगर हम देखें तो ब्रोंकियोटेसिस एंड एम्फेसीमेटस, ये चेंजेस हमें फ्रीक्वेंटली मिलेगी जब फिब्रोसिस और ऑब्स्ट्रक्शन एडवांस होगी। एडवांस का मतलब है बहुत ज़्यादा अमाउंट में म्यूकस वहाँ पर ब्लॉक कर रहा है ब्रोंकियोल्स को। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो ब्लॉक हो जाएंगे तो एयर की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से दो कंडीशन काज होती है जिसको हम ब्रोंकियोटेसिस और एम्फेसीमेटस बोलते हैं। ये दोनों चेंजेस एडवांस ऑब्स्ट्रक्शन में हो सकती है। इवेंचुअली इसके बाद एक कंडीशन अगर होती है जिसको हम रेस्पिरेटरी फेल्यूर बोलते हैं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सारे जो ब्रोंक्यूल से और ब्रोंकाई हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या अकर होगा, रेस्पिरेटरी फेल्यूर। और दूसरी कंडीशन अगर होती है जिसको हम कोर पल्मोनेल बोलते हैं। कोर पल्मोनेल या फिर इसको हम कभी कभी राइट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर भी बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर हार्ट की डिजीज़ हो रही है बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीज़, यानी रेस्पिरेटरी डिजीज़ की वजह से, लंग्स में डिजीज़ की वजह से अगर हार्ट अफेक्ट हो रही है तो उसको हम बोलते हैं कोर पल्मोनेल। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी फेल्यूर की वजह से जो राइट साइडेड हार्ट है उसमें कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर हो रहा है। अब राइट साइड में ही अगर हम बात करें तो राइट साइड में ही क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है राइट साइड में जो वेंट्रिकल होता है वहाँ से ब्लड पुश होता है टू द लंग्स। ठीक है, तो लंग्स से डायरेक्टली कौन सा पोर्शन जुड़ा है हमारे हार्ट का चेम्बर, राइट साइड। तो यहाँ पर जो अफेक्ट होगा, फेल्यूर होगा, वो भी राइट साइडेड होगा। उसके बाद बात करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यहाँ पर क्लियर हो गया, ये बात कर रहे थे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की। उसके बाद देखते हैं कि सिस्टिक फिब्रोसिस की वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कौन सी कंसिक्वेंसेस हो सकती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इस एबनॉर्मलिटी की वजह से हमें फर्स्ट इंडिकेशन मिलती है जिसको हम मिकोनियम इलियस इन न्यूबॉर्न बोलते हैं। इसका मतलब है जो न्यूबॉर्न्स यानी न्यूनेट्स हैं उनका स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लॉक हो जाता है म्यूकस की वजह से, जिसके रिजल्ट में जो म्यूकोनियम की एक्सक्रिएशन है वो नहीं हो पाती। म्यूकोनियम हमें पता है, म्यूकोनियम बेबी का वेस्ट मटेरियल होता है जो कि पहले बॉडी से एक्सक्रिएट आउट होता है, यानी फर्स्ट स्टूल को हम मिकोनियम बोलते हैं। लेकिन ये जो मिकोनियम है वो ब्लॉक हो गया है, बाहर नहीं निकल पा रहा बेबी की बॉडी से, बिकॉज बेबी का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ब्लॉक हो गया है म्यूकस की वजह से। तो पहली हमें जो इंडिकेशन मिलेगी वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मिकोनियम इलियस मिलेगी इन न्यूबॉर्न्स में। उसके बाद बात करते हैं पेनक्रियास की। पेनक्रियास में क्या हो सकता है, पेनक्रिया हमें पता है कि ये क्या है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है और उसके साथ साथ ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, यानी ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है। सो एज एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसकी जो डक्ट है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से जो पेनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम है वो इंटेस्टाइन में नहीं जा पाती, क्योंकि हमें पता है कि इंटेस्टाइन में पेनक्रियास अपनी एंजाइम्स को छोड़ता है कि वो फूड को डाइजेस्ट करें, लेकिन अब पेनक्रियास की जो डक्ट है वो ब्लॉक हो गई है, जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक एंजाइम फर्दर इंटेस्टाइन में नहीं जा पा रही। इसके रिजल्ट में अकर होती है कंडीशन जिसको हम बोलते हैं मेल एब्जॉर्प्शन एंड मेल न्यूट्रिशन, क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम्स नहीं है जो फूड को डाइजेस्ट करे। अब फूड डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसको प्रॉपर जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की नीड है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगी, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। तो ये दो कंडीशन अगर होगी। आल्सो द ऑब्स्ट्रक्शन बैकअप ऑफ सिक्रेशन इवेंचुअली काज डैमेज टू द पेनक्रियाटिक टिश्यू। अब पेनक्रियास अपना काम परफॉर्म कर रही है सही से, वो अपनी सिक्रेशन बना रही है, लेकिन आगे जो रास्ता है वो बंद है।
तो फिर वो सीक्रेशंस कहाँ जाएगी, आगे तो नहीं जा पाएंगी, फिर वो वापस पेनक्रिया में आएगी। अब हमें पता है पेनक्रियास में जो एंजाइम होती हैं वो प्रोटीएज होती हैं, ट्रिप्सिन होती हैं, अमाइलेज होती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है। पेनक्रियास में भी प्रोटीन्स होती हैं, तो ये सारी एंजाइम क्या करेगी, वापस जाकर पेनक्रियास को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगी, जिसके रिजल्ट में पेनक्रियाटिक डैमेज होगा। और हमें पता है कि पेनक्रियास में एक सेल्स होते हैं जिनको हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, जिनका काम होता है कि वो इंसुलिन और ग्लूकोज की रेगुलेशन करते हैं। लेकिन इनमें डैमेज होने की वजह से इंसुलिन और ग्लूकोज प्रॉपर अमाउंट में नहीं रिलीज हो पाएंगे, जिसके रिजल्ट में डायबिटीज़ मेलाइटस भी हो सकती है कुछ इंडिविजुअल्स में। तो इस तरह से ये वापस बैकफ्लो होकर पेनक्रियास को डैमेज करता है, पेनक्रियास का अपना ही फ्लूइड या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसके बाद बात करते हैं बाइल डक्ट की। अब बाइल डक्ट में क्या होगा, जो लीवर है वो क्या करता है, अपनी बाइल प्रोड्यूस करता है और उसको बाइल डक्ट से ट्रांसफ़र करता है फर्दर ड्यूडिनम में रीच करने के लिए। तो यहाँ पर जो लीवर की डक्ट है, बाइल डक्ट, वो ब्लॉक हो गई है इस विसिडस म्यूकस से, जिसकी वजह से जो बाइल की जो ट्रांसफॉर्मेशन है ड्यूडिनम तक वो नहीं हो पा रही, और उसके अलावा इंटरफेयर कर रही है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सोल्यूबल। हमें पता है कि जो बाइल होता है वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और उसके अलावा फैट सोल्यूबल जो वाइटामिन होती है उनको एब्जॉर्ब करने में हमें बाइल की नीड होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, बाइल का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है, बाइल फर्दर ड्यूडिनम में नहीं पहुँच पा रही, तो इसकी वजह से जो हमने फैट कंज्यूम किया है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो अल्टीमेटली इस एबनॉर्मलिटी की वजह से एक कंडीशन अगर होती है जिसको हम अगेन माल एब्जॉर्प्शन और माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब जहाँ पर कंडीशन माल एब्जॉर्प्शन और माल न्यूट्रिशन हुई तो आप ये समझ लें कि वहाँ पर डिहाइड्रेशन भी कॉमन है, डिहाइड्रेशन भी हो सकती है। ओके, अगर ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक है, तो जो लीवर का बाइल है वो आगे नहीं जा पाएगा, पेनक्रिया की तरफ से वो भी वापस आएगा। वापस कहाँ पे आएगा, लीवर में आएगा, लीवर में आकर उसको परमानेंट डैमेज करेगा। और हमें पता है लीवर के डैमेज को हम सिरोसिस बोलते हैं, लेकिन ये सिरोसिस बाइल की वजह से हुआ है, तो इस कंडीशन को हम बाइलरी सिरोसिस बोलते हैं, क्योंकि बाइल की वजह से जो लीवर है वो डैमेज हो गया है, उसमें इन्फ्लामेशन अकर हुई है। ओके, देन है सिलेवरी ग्लैंड। अब सिलेवरी ग्लैंड की बात करें तो मोस्ट ये माइल्डली अफेक्ट होती हैं विद सीक्रेशन दैट आर एबनॉर्मली हाई इन सोडियम क्लोराइड, एंड इसमें म्यूकस प्लग हो जाता है जो कि पैची फिब्रोसिस बनाता है सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल ग्लैंड में। उसके बाद स्वेट ग्लैंड आर आल्सो अफेक्टेड, जिसमें स्वेट प्रोड्यूस होता है और उस स्वेट में सोडियम क्लोराइड का कंटेंट हाई अमाउंट में होता है। सो दिस इज़ यूजुअली नॉट अ सीरियस प्रॉब्लम अनलेस हॉट वेदर। अब हमें पता है कि जो पसीने आते हैं वो या तो हॉट वेदर में आते हैं या फिर ज़्यादा एक्सरसाइज करने के रिजल्ट में जो स्वेट हैं वो आते हैं, तो ये इतना कॉमन नहीं है। और यहाँ पर जो स्वेट अकर होंगे तो उसमें एक्सेसिव लॉस होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के। ओके, देन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी थिक म्यूकस की फॉर्मेशन होती है। दोनों मेल और फीमेल के दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये कंडीशन हो सकती है। मेल में ये जो म्यूकस है वो मेल के वेस्ट डिफरेंस को ब्लॉक करेगा और फीमेल में सर्वेक्स को ब्लॉक करेगा। ये जब दोनों ब्लॉक हो जाएंगे तो इसके रिजल्ट में स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी हो सकती है मेल और फीमेल दोनों में। और कुछ कंडीशन में मेल्स के जो टेस्टिस और डक्ट्स होते हैं वो डेवलप नॉर्मली नहीं हो पाते ड्यू टू सिस्टिक फिब्रोसिस। देन है ये इसका कंप्लीट जो अभी तक हमने इसके पैथोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस डिस्कस किए ये इस डायग्राम में है। तो सिस्टिक फिब्रोसिस फिर से इसको रिपीट करते हैं, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये मोस्ट कॉमनली एक्सोक्राइन ग्लैंड को डिसफंक्शन करती है, क्योंकि एंडोक्राइन का हमें पता है उसमें डक्ट नहीं होते, यहाँ पर डक्ट्स होती हैं जो कि ब्लॉक हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ थिक स्टिकी म्यूकस ऑब्स्ट्रक्ट करता है डक्ट ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड को, और वो एक्सोक्राइन ग्लैंड मोस्ट कॉमनली लंग्स में होती हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और स्वेट ग्लैंड में। लंग्स की बात करें तो लंग्स में ऑब्स्ट्रक्शन होती है एयरवे और फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से लंग्स में फिब्रोसिस होती है। फिब्रोसिस के बाद हमने एक कंडीशन डिस्कस की कोर पल्मोनल, जिसमें राइट साइड ऑफ हार्ट अफेक्ट हो रही थी ड्यू टू डिजीज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम।
उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने फर्स्ट इंडिकेशन डिस्कस किया जिसको हम मेकोनियम इलियस बोल रहे थे, जिसमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी न्यूबॉर्न्स में। उसके बाद फर्दर दो कंडीशन अकर होती है जिसको हम पेनक्रियाटिक ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं, यानी पेनक्रियास की डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी और बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी जो कि लीवर से ओरिजिनेट हो रही थी। अब पेनक्रियास में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से फिब्रोसिस होगी, फिब्रोसिस के बाद डायबिटीज मेलाइटस, और बाइल में जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी बाइल डक्ट की तो वहाँ से वाली बाइलरी सिरोसिस होगा। ये दोनों कंडीशन माल एब्जॉर्प्शन और माल न्यूट्रिशन काज करेगी, जिसकी वजह से जो बेबी है वो वेट गेन नहीं कर पाएगा। रिप्रोडक्टिव ट्रेट में देखें तो मेल में ऑब्स्ट्रक्शन होती है वास्ट डिफरेंस को, जो कि स्पर्म के फ्लो को ब्लॉक करती हैं, और फीमेल में सर्वाइकल म्यूकस ब्लॉक करता है स्पर्म की एंट्री को। दोनों कंडीशन अकर होती है जिसको हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। और स्वेट ग्लैंड्स में एक्सेस सोडियम और क्लोराइड कंटेंट होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस और डिहाइड्रेशन काज करता है। तो ये सारे कंसिक्वेंसेस थे जो सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज़ की वजह से अकर होते हैं। ओके, देन बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। इस कंडीशन के साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? तो साइन सच एस मेकोनियम इलियस में अपियर एट बर्थ, मेकोनियम इलियस बर्थ के दौरान अपियर होगा। साल्टी स्किन होगी, और ये नोटिस कौन करेगा? मदर जब उस अपने बेबी को किस करेगी तो उसको उसकी स्किन साल्टी लगेगी, तो ये भी साइन है किसकी? सिस्टिक फिब्रोसिस की। दिस में लीड टू अ स्वीट टेस्ट एंड द डायग्नोस ऑफ सिस्टिक फिब्रोसिस। ठीक है, स्वीट टेस्ट करवाएंगे हम ताकि सिस्टिक फिब्रोसिस को डायग्नोज कर सके। इन सम केसेस डायग्नोज में बी डेवलप्ड अ फ्यू मंथ और सेवरल ईयर्स। ओके, देन फर्दर इसकी साइन देखें तो साइन ऑफ माइल अब्जॉर्प्शन में बिकम एपरेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ विथ स्टेटोरिया। स्टेटोरिया का मतलब है बल्कि फैटी फॉल स्टूल। इसमें क्या होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें फैट का अमाउंट ज़्यादा होता है। फैट का अमाउंट ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि बाइल ऑब्स्ट्रक्शन हो रही थी, बाइल नहीं जा पा रही थी। बाइल नहीं आएगी तो फैट की डाइजेशन और उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से जो सारा फैट है वो वेस्ट मटेरियल में आ जाएगा, जिसकी वजह से जो स्टूल है वो बल्की और फैटी हो जाएगा, और इसको हम स्टेटोरिया बोलते हैं। उसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेशन होगी और फेलियर टू वेट गेन, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तो वो बच्चा फेलियर होगा टू गेन वेट। These signs indicate a lack of pancreatic enzyme and bile needed to digest food and absorb nutrients. Okay, fat and fat soluble vitamins जैसे कि vitamin A, D, E and K are also affected initially, but in turn protein और carbohydrate deficits ये दोनों भी chronic कफ को डेवलप करती हैं। देन फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अकर होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट को इन चाइल्ड में, और ये फर्दर इंक्रीज होते हैं ओवर टाइम, जिसके बाद लंग डैमेज हो जाता है और फर्दर हाइपोक्सिया कंडीशन अकर होती है, फटीग होता है उस बेबी को, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस डेवलप होती है उसके अंदर। ओके, एंड द चेस्ट में भी ओवर इन्फ्लेटेड क्यों? क्योंकि उसमें एयर टॉपिंग हो रही है, एयर टेपिंग हो रही है, क्योंकि जो एयर है वो अंदर आ तो रही है लेकिन वो बाहर नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से जो चेस्ट है वो ओवर इन्फ्लेट मिलेगी। उसके अलावा हमें रोनकाई आइडियोबिल मिलेंगे। और ए फेलियर टू मीट द नॉर्मल ग्रोथ माइलस्टोन इज कॉमन यूजुअली बिकॉज ऑफ द क्रोनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जो नॉर्मल उसके ग्रोथ के माइलस्टोन है वो उनको मीट नहीं कर पाएगा। ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट की अगर हम बात करें तो किस तरह से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं? सबसे पहले तो हम जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे जिसमें हम CFTR की म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करेंगे एट बर्थ और एनी टाइम आफ्टर बर्थ। स्वेट की एनालाइज करेंगे जिसमें हम एबनॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट कंटेंट को एनालाइज करते हैं। सो दिस टेस्ट में नॉट बी एक्यूरेट अंटिल द इन्फेंट इज एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स ओल्ड। ठीक है, ये आपको तब तक एक्यूरेट नहीं मिल सकती। स्टूल में भी चेक्ड फॉर फैट कंटेंट, क्योंकि स्टूल में ज़्यादा अमाउंट में फैट होता है, और ट्रिप्सिन का अमाउंट और पेनक्रियाटिक एंजाइम कंटेंट को देखेंगे। देन लंग इन्वॉल्वमेंट में हम चेस्ट एक्सरे करवाएंगे और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाएंगे, ब्लड गैस एनालिसिस करवाएंगे, जिससे हमें पता लग सकता है कि सिस्टिक फिब्रोसिस कंडीशन हुई। ओके, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड विद सिस्टिक फिब्रोसिस रिक्वायर अ टीम और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, बिकॉज इसमें मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। एक सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता कि एक बंदा आए और उसको ट्रीट करके चला जाए। इसमें हमें टीम नीड होती है जो कि इस कंडीशन को ट्रीट करती हैं, बिकॉज इसमें न्यूमरस कॉम्प्लिकेशंस और इम्प्लीकेशंस होती हैं जो कि
अफेक्ट करती हैं उस चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट को। उसके बाद हम पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के लिए रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास पेनक्रीलाइपेज है जिसका ब्रांड नेम है कोटाजिम। एंड इफ़ नेसेसरी हम बाल साल्ट रिप्लेसमेंट भी दे सकते हैं, कैन बी एडमिनिस्टर विथ मील्स एंड स्नैक, जिससे उसकी डाइजेशन और उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो इम्प्रूव हो सकती है और उसकी जनरल हेल्थ प्रमोट होकर इन्फेक्शन से रेजिस्ट हो सकती है। उसके बाद ट्रीटमेंट फर्दर देखें तो हम म्यूकस की ट्रीटमेंट करेंगे। म्यूकस की ट्रीटमेंट के लिए हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करेंगे, पोस्टीरियर ड्रेनेज करेंगे जिसमें उनका हम म्यूकस जो है वो ड्रेन करवाएंगे, हफ कफिंग करवाएंगे। हफ कफिंग की मदद से जो उनका थिक म्यूकस है वो बॉडी से बाहर निकलेगा। नेब्यूलाइज़र देंगे, नेब्यूलाइज़र, ब्रोंकोडायलेटर, म्यूकोलाइटिक्स, ये सब सारे के सारे हेल्प करते हैं म्यूकस को थिन करने में और म्यूकस को रिमूव करने में। उसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे जो कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेंगी। और जो सिस्टिक फिब्रोसिस में इन्फेक्शन अगर हुआ है तो हम उस इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे और प्रिवेंट करेंगे, जिसमें हम मास्क पहनेंगे, हैंड वॉशिंग करवाएंगे और अप टू डेट जो भी वैक्सीन है वो उसको एडमिनिस्टर करेंगे। और उसके अलावा अवॉइड करेंगे दोज हु आर सिक। देन चेस्ट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अवॉइड dehydration resulting from excessive losses in the sweat or stool because a fluid deficit may result thicker and more tenacious respiratory mucus। क्योंकि हमने डिस्कस किया कि जो म्यूकस की थिकनेस हो रही है वो वाटर की कमी की वजह से हो रही है, तो यहाँ पर हमने उस पेशेंट्स में डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिहाइड्रेशन होगी उतना ज़्यादा जो म्यूकस है वो थिक होता जाएगा, जिसको रिमूव करने में फ़र्दर हमें डिफ़िकल्टी होगी। तो हमने उसको ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना है ताकि जो उनका म्यूकस है वो थिन हो जाए और उनको रिमूव करने में हमें डिफ़िकल्टी ना हो। सो इंटेंसिव चेस्ट फिजियोथेरेपी जिसमें पोस्टीरियर ड्रेनेजिंग, परकशन और कफिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। ये सारी टेक्निक्स टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन ये नेसेसरी है डेली एक्सरसाइज, ताकि उनका जो टेनिशियस म्यूकस है वो रिमूव हो सके। सो यूज़ ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स, ह्यूमिडिफायर, ये प्रमोट करते हैं ड्रेनेज को। और हम उनको रेगुलर मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज के लिए भी बोलेंगे, ये भी उनके लिए हेल्पफुल है ताकि जो उनकी सीक्रेशंस हैं वो रिमूव हो सके और उनकी जनरल हेल्थ प्रमोट हो सके। न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो प्रिवेंट करें जो भी जीआई ब्लॉक हैं, फ्लूइड और स्टूल सॉफ्टनर दें ताकि वो सॉफ्ट होकर इजीली रिमूव हो जाएं बॉडी से। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स में फ़र्दर हम प्रोटीन का अमाउंट इंक्रीज़ करें, फैट का और कैलोरीज का। फैट सॉल्युबल विटामिन सप्लीमेंटेशन दें जो कि विटामिन ए, के, ई, डी। इसके लिए निमोनिक है ऑल किड्स ईट डोनेट, ठीक है। ए स्टैंड फॉर विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई एंड विटामिन डी। पॉसिबल सप्लीमेंटल ओरल फीडिंग और एंटीरियल फीडिंग दे। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रोवाइड करें जिसमें पेनक्रीलाइपेज और पेनक्रिएटिन एंजाइम आ जाती हैं। कैन स्वालो अ कैप्सूल और स्प्रिंकल एंजाइम ऑन फूड दैट आर एसिडिक सच एज एप्पल sauce। ओके, सो दिस वाज होल अबाउट द सिस्टिक फिब्रोसिस। आई होप कि आज आपको आज का वीडियो क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।